Brought to you by Ludo Fantasy। साल 2021 इनकम टैक्स और जीएसटी के मोर्चे पर कई खट्टे मीठे बदलाव करके जा रहा है। इकोनॉमी के लिए यह रिकवरी का साल रहा ही सरकारी खजाना भी खूब भरा। लेकिन हम यहाँ टैक्स पेयर्स के नजरिए से ऐसे 21 बदलावों की जानकारी आपको दे रहे हैं जो पूरे साल चर्चा में रहे। इनमें से कई आए तो थे आपको राहत देने, लेकिन टेंशन देकर चले गए। टैक्स ढांचे और दरों में बदलाव के कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिनका असर अगले साल से दिखेगा। यह साल आम आदमी से लेकर ट्रेड इंडस्ट्री को कई नई खर्चों के बोझ तले भी छोड़कर जा रहा है। लिस्ट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला बदलाव, पुराना केस नहीं खुलेगा। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत टैक्स चोरी के कुछ गंभीर मामलों को छोड़कर इनकम टैक्स असेसमेंट के पुराने मामले खोलने की समय सीमा घटा दी गई है। पहले अधिकारी 6 साल पुराने असेसमेंट भी खोल सकते थे, लेकिन अब 3 साल से पुराना केस खोलने से पहले प्रिंसिपल कमिश्नर की मंजूरी लेनी होगी, वह भी तब जब टैक्स चोरी का दायरा 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। ऐसे बड़े मामलों में 10 साल पुराना असेसमेंट भी खोला जा सकता है। मकसद यह था कि आज की गलती को पुरानी खामियों से जोड़कर टैक्स पेयर्स को परेशान करने का खेल कम होगा। दूसरा, बुजुर्गों को रिटर्न से छूट। पिछले बजट में 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट की घोषणा हुई थी, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी गई थी। एक तो उस व्यक्ति की पेंशन और ब्याज के अलावा कोई अन्य इनकम ना हो, पेंशन और ब्याज एक ही बैंक में हो। इसके लिए एक फॉर्म 12 BBA भरकर बैंक में जमा करना होता है। पेंशन और ब्याज की जानकारी देनी होगी। इस फॉर्म को ही रिटर्न मान लिया जाएगा। इसी के आधार पर सेक्शन 80C के डिडक्शंस भी मिल जाया करेंगे। तीसरा, फेसलेस पेनल्टी सिस्टम। साल की शुरुआत इनकम टैक्स की इस नई पहल से हुई थी। फेसलेस असेसमेंट का नाम तो आप पहले ही सुन चुके थे। फेसलेस पेनल्टी ने टैक्स पेयर्स को यह सहूलियत दी कि बिना सरकारी दफ्तर गए या किसी टैक्स अधिकारी से मिले ही अपनी पेनल्टी भर सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उससे जुड़े विवादों को सुलझा भी सकते हैं। यानी सब कुछ अब ऑनलाइन होगा, कोई मानवीय दखल उसमें नहीं होगा। टैक्स पेयर और असेसिंग ऑफिसर एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। कहा गया कि इससे शोषण और करप्शन में कमी आएगी। चौथा, रिटर्न नहीं भरना महंगा। 21 जुलाई से लागू एक नए प्रावधान के तहत जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर नहीं भरेंगे उनका टीडीएस ज्यादा कटेगा। मान लीजिए आपने 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे हैं और कहीं से ऐसा भुगतान मिलना है जिस पर टीडीएस कटता है, तो टीडीएस सामान्य से दोगुना कटेगा। पिछले 2 साल का टीडीएस अगर 50,000 रुपए से अधिक रहा है तो टीडीएस का बोझ भरना तय है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 206 CCA जोड़ा गया है। पांचवा, पीएफ ब्याज भी टैक्सेबल। एक सीमा से अधिक प्रोविडेंट फंड ब्याज को भी इनकम टैक्स के दायरे में ला दिया गया। हालांकि ये लायबिलिटी उन्हीं अकाउंट्स पर आएगी जिनमें सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा योगदान होता है। ऐसे पीएफ अकाउंट जिनमें केवल कर्मचारी की ओर से योगदान होता है, ना कि एम्प्लॉयर्स की ओर से, वहां 5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना योगदान के बाद ही ब्याज टैक्सेबल होगा। पीएफ अकाउंट में पैसे डालने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ऐसे में ज्यादा ब्याज और निवेश सुरक्षा के लिए कई लोग अपनी बजट का बड़ा हिस्सा इसमें डालते जाते हैं। छठा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म। इनकम टैक्स में इस साल का एक बड़ा बदलाव रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का खत्म किया जाना था। रेट्रोस्पेक्टिव को आप इस तरह से समझिए कि कोई टैक्स कानून आज बने लेकिन उसे लागू किसी पिछली तारीख से किया जाए। इसके चलते ही सरकार ने करीब 1 दशक पहले वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ हजारों करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस निकाल दिया था। बाद में कंपनियां कोर्ट और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में गईं। वहां सरकारों को मुंह की खानी पड़ी। सरकार को इन कंपनियों के पैसे भी लौटाने पड़े। सातवां, ऑडिट छूट की सीमा बढ़ी। पहले सालाना 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम या रिसीट पर अकाउंट ऑडिट कराने की जरूरत होती, लेकिन इस साल यह रकम सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई। हालांकि शर्त यह भी है कि कुल रिसीट का 5% से ज्यादा कैश में नहीं आया हो, यानी 95% रकम कैशलेस या डिजिटल मोड में आई हो, वरना ऑडिट छूट की सीमा उस पर लागू नहीं होगी। आठवां, अनुमानित आय पर सख्ती। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से बाहर कर दिया गया है। यह स्कीम मोटे तौर पर अपनी आय का अनुमान कर रियायती दरों पर टैक्स भरने की छूट देती है।
मसलन ऐसे प्रोफेशनल जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। मसलन ऐसे प्रोफेशनल्स जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है अपनी 50% ग्रोस इनकम को टैक्सेबल मानकर तय दरों पर टैक्स जमा कर सकते हैं। ऐसा करके वे दूसरी तमाम औपचारिकताओं और जांच से मुक्त हो जाएंगे। नवा, ऑटोमेटेड फाइलिंग सिस्टम। इसी साल सरकार ने इनकम टैक्स पोर्टल में भी कई बड़े बदलाव किए थे। टैक्स पेयर्स और फाइलर्स की आसानी के लिए पोर्टल पर एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट शुरू किया गया। यह एक तरह से ऑटोमेटेड रिटर्न फाइलिंग या प्री फाइलिंग में मदद करता है। यह स्टेटमेंट आपके पैन की मदद से निवेश के सभी स्रोतों से ब्याज, डिविडेंड, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड और विदेशों में धन भेजने से संबंधित जानकारियां एकत्र कर यहां उपलब्ध कराएगा। हालांकि सिस्टम में अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। 10वां, पोर्टल नया, दिक्कतें वही पुरानी। इस साल इनकम टैक्स का नया पोर्टल 7 जून को लॉन्च किया गया। इसे पहले से ज्यादा सक्षम बनाने के साथ ही कई अतिरिक्त सहूलियतों से लैस किया गया है, लेकिन पहले ही दिन से इसमें पुरानी दिक्कतों की शिकायतें आने लगी। टैक्स प्रोफेशनल की ओर से लगातार शिकायतें मिली कि फाइलिंग में देरी हो रही है। इस मसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 23 अगस्त को इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख को तलब किया था। फिलहाल सरकार का दावा है कि नए पोर्टल की ज्यादातर दिक्कतें दूर कर ली गई हैं। 11वां, 2 बार बढ़ी रिटर्न की डेट। कोविड संबंधी देरी का हवाला देकर सरकार ने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइंस कई बार बढ़ाई। हालांकि इस एक्सटेंशन के पीछे इनकम टैक्स पोर्टल में दिक्कतों को भी वजह बताया जा रहा है। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। पहले से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया, फिर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया। देरी से रिटर्न पर पिछले साल लागू पेनल्टी के प्रावधान के चलते भी टैक्स पेयर्स की ओर से एक्सटेंशन का लगातार दबाव था। और अब बात करेंगे जीएसटी संबंधित बदलावों के बारे में। 12वां, कपड़े जूते पर बढ़ा टैक्स। काउंसिल की इसी बैठक में क्लॉथ फैब्रिक्स और फुटवियर पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला किया गया। इसका मकसद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करना था। इनमें से कई उत्पादों के कच्चे माल पर 12% जीएसटी है। इससे कारोबारियों को भारी रिफंड क्लेम करना पड़ता था। सरकार ने संतुलन बिठाने के मकसद से बिक्री पर टैक्स उनकी लागत पर टैक्स के बराबर कर दिया, लेकिन इसका अब फैब्रिक ट्रेडर्स की ओर से खूब विरोध हो रहा है। कपड़ों के दाम भी बढ़ने तय हैं। 13वां, रिफंड के लिए भी आधार। पैन को आधार से जोड़ने की कवायद तो लंबे अरसे से चली आ रही है। अब इसका शिकंजा सीधे टैक्स रिफंड और इनपुट क्रेडिट पर कसने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि रिफंड क्लेम के लिए जरूरी होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर आधार से जुड़ा हो। साथ ही अगर कोई व्यक्ति या फर्म अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है तो भी पहले उसे आधार से जोड़ना होगा। सरकार ने यह कदम बड़े पैमाने पर फर्जी रिफंड क्लेम के मद्देनजर उठाया है। यह प्रावधान भी 1 जनवरी से लागू होगा। 14वां, फूड एग्रीगेटर्स पर टैक्स। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में जोमैटो और स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स को भी जीएसटी के दायरे में लाते हुए 5% टैक्स चार्ज करने का फैसला किया गया। साथ ही कहा गया कि इसका असर कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा। यह कोई टैक्स नहीं है। पहले रेस्टोरेंट चार्ज करते थे और जमा करते थे, अब यही काम एग्रीगेटर्स करेंगे। कंज्यूमर का बिल पहले जितना ही आएगा, लेकिन इसमें कई पेच हैं। रेस्टोरेंट्स ने पहले की तरह टैक्स जोड़कर कीमतें कायम रखी। आशंका है कि एग्रीगेटर्स अपनी सर्विस और डिलीवरी चार्जेस जोड़कर ऊपर से टैक्स चार्ज करेंगे। सीबीआईसी की सफाई का अभी इंतजार है। 15वां, डेटा मिसमैचिंग पर छापे। एक अन्य जीएसटी अमेंडमेंट के तहत व्यवस्था यह हुई कि टैक्स चोरी की आशंका पर अधिकारी टैक्स पेयर्स के परिसर में रेड डाल सकेंगे। प्रावधान यह किया गया कि अगर किसी कारोबारी की बिक्री के आंकड़ों और टैक्स लायबिलिटीज में मिसमैच पाई गई तो विभाग उसके घर या परिसर में रिकवरी अधिकारियों को भेज सकता है। बिक्री के आंकड़े जीएसटी रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में फाइल होते हैं। जैसे ही खरीदार अपना रिटर्न भरता है, दोनों के डेटा ऑनलाइन मैच होने चाहिए। 16वां, सीए पर भी होगा एक्शन। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 83 के तहत जांच और जब्ती के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। इसके तहत जीएसटी कमिश्नर को यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि वह गंभीर टैक्स चोरी के मामलों में प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सीज कर सकता है। यही नहीं, टैक्स चोरी करने वालों के फाइनेंशियल एडवाइजर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का अधिकार कमिश्नर को दिया गया है। ऐसा कई मामलों में आरोपियों के कोर्ट चले जाने और कानूनी लूपहोल्स का सहारा लेकर जांच प्रभावित करने की शिकायतों के बाद किया गया। 17वां,
अपील करना भी अब महंगा होगा। अगर सरकार ने किसी जीएसटी पेयर्स के खिलाफ डिमांड या पेनल्टी नोटिस निकाल रखा है, द टैक्स पेयर सरकारी एक्शन के खिलाफ विभाग में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करना चाहता है तो सबसे पहले उसे कुल विवादित रकम का 25% जमा कराना होगा। उसके बाद ही उसकी अपील सुनी जाएगी। ऐसा बड़े पैमाने पर बोगस अपीलों से निजात पाने के लिए किया गया। आमतौर पर नोटिस पाने वालों की कोशिश यही रहती है कि अपील दाखिल करके मामले को टरकाते रहे। 18वां, टैक्स स्लैब में बदलाव। जीएसटी कानून के तहत इसके लागू होने के अगले 5 साल तक यानी 2022 तक राज्यों के टैक्स घाटे की भरपाई केंद्र को करनी थी। इस गारंटी की मियाद अगले साल खत्म हो रही है, लेकिन राज्यों की जीएसटी कलेक्शन में बहुत सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर जीएसटी कर ढांचे में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। जीएसटी में फिलहाल 4 रेट्स हैं, 5, 12, 18 और 28%। कई कमेटियों ने सरकार से सिफारिश की कि 12 और 18 को मर्ज कर एक स्लैब 15% का कर दिया जाए। 19वां, ई बिलिंग का दायरा बढ़ा। बिक्री के साथ ही पेपरलेस रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग यानी ई इनवॉइसिंग जीएसटी की एक बड़ी खूबी है। हालांकि जीएसटी लागू होने के 4 साल बाद भी पूरी तरह इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। हाल तक यह 100 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वालों पर ही लागू था, लेकिन इस साल से 50 करोड़ रुपए से ऊपर टर्नओवर वालों को भी इसके दायरे में ला दिया गया है। ई इनवॉइसिंग की खूबी है कि जैसे जैसे सिस्टम में एंट्री होती जाती है, सीधे जीएसटी पोर्टल पर टैक्स पेयर के प्रोफाइल में अपडेट होती चलती है। 20वां, इनपुट टैक्स क्रेडिट फंसेगा। बिक्री करने वाला व्यापारी अगर अपने जीएसटी रिटर्न में इनवॉइस यानी बिल की डिटेल्स नहीं भरता तो उससे सामान खरीदने वाले व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यह इस साल के सबसे बड़े जीएसटी प्रावधानों में से एक माना जा रहा है, जिसका असर नए साल में दिखेगा। आसान भाषा में समझिए कि किसी ट्रेडर का ईमानदारी से जीएसटी भरना ही काफी नहीं है, जरूरी है वह जिससे माल खरीद रहा है वह भी पूरा कर अनुपालन करे। मकसद फर्जी बिलों के दम पर क्रेडिट और रिफंड लेने वालों को काबू करना है। और आखिरी 21वां, जीएसटी ऑडिट से मुक्ति। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले ट्रेडर्स या फर्मों के लिए जीएसटी ऑडिट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पहले सभी जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्तियों या कंपनियों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के बाद एनुअल रिटर्न भरना होता था। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों को एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या साल भर की खरीद का लेखा जोखा दाखिल करना होता था। इस स्टेटमेंट को एक सर्टिफाइड सीए से ऑडिट कराना होता था। इस साल सरकार ने उसकी जगह एक सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट लगाने की छूट दे दी है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी प्रमोद ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।